हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट नंबर सेकंड। पहले वाले वीडियो में हमने ये देखा था कि जो हमारा विद्युत रासायनिक सेल है उससे पहले वाला सेल विद्युत अपघटनीय सेल वो होता क्या है, किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है और हमें उसकी कार्यप्रणाली पड़ी थी। इस वाले वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारा जो विद्युत रासायनिक सेल है वो विद्युत रासायनिक सेल कैसा होता है, उसकी कार्यप्रणाली किस प्रकार से होती है, ये हमें इसके अंदर डिस्कस करना है। तो हम ये देखेंगे कि हमारे सामने जो ये डायग्राम है ये एक प्रकार से विद्युत रासायनिक सेल है और चूंकि हमें पता है कि इसकी जो डिस्कवरी की गई थी वो गैल्वेनिक नामक साइंटिस्ट और वोल्टा नामक साइंटिस्ट ने की, इसलिए हम इस सेल को गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल भी कह सकते हैं, वोल्टिक सेल भी कह सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ जो इसकी कार्यप्रणाली उसको समझने से पहले इसकी संरचना है वो उसको देख लेते हैं। यहाँ दो पात्र होते हैं, पात्र फर्स्ट पात्र सेकंड। पात्र फर्स्ट के अंदर जिंक सल्फेट का विलयन भरा हुआ होता है और उसके अंदर जिंक का इलेक्ट्रोड लगा होता है। इलेक्ट्रोड क्या होता है, किसी भी धातु की छड़ होती है, किसी मेटल की स्टिक होती है, हम उस स्टिक को इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब यहाँ जिंक धातु की इलेक्ट्रोड और यहाँ कॉपर धातु का इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड है और दो विलयन है हमारे सेकंड पात्र के अंदर कॉपर सल्फेट का और कॉपर का इलेक्ट्रोड है और उसी के पैरेलल अगर हमने लगाया तो यहाँ जिंक सल्फेट का विलयन और जिंक का इलेक्ट्रोड है। ये दो पात्र मिलकर एक संपूर्ण क्या बनाते हैं, विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं, वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। केमिकल एनर्जी गेट चेंज इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वो सेल कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल क्या करेंगे, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे। अब यहाँ पर ये किस प्रकार से कार्यप्रणाली हो रही है, अगर हम देखें तो इस सेल का सेल विभव कितना होता है, 1.1 वोल्ट होता है। वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हम जब इसके इलेक्ट्रोड विभव के बारे में डिस्कस करेंगे तब बता देंगे कि वहां किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। अभी अगर हम देखें ये हमने इसकी संरचना देखी, अब ये काम कैसे करता है। अगर हमें देखें कि यहाँ एनोड की स्थिति क्या है, कैथोड की स्थिति क्या है, तो अगर स्थिति याद रखने के लिए हम एक ट्रिक का यूज कर सकते हैं। ट्रिक होती है हमारी अलोन। अलोन का मतलब होता है अकेला, यानी क्या हो जाएगा, एक का मतलब एनोड जो कि ये वाला है, ये लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है। अगर हम इसके बीच में से क्रॉस करें तो लेफ्ट और वो राइट, तो ये लेफ्ट साइड के अंदर है। इस पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण होगा और ये एक तरह से नेगेटिव पोल की तरह बिहेव करेगा। नेगेटिव पोल क्या होता है वो अभी हम थोड़ा सा बता देते हैं। तो जैसे नेगेटिव पोल का मतलब ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, उत्सर्जित करता है और चूंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है इसलिए हम इसको नेगेटिव पोल कहते हैं। कैसे, जैसे अगर हम कहें कि यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, तो ऑक्सीकरण के कारण ऑन एनोड, एनोड पर क्या होता है, जिंक है, वो Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। जिंक सॉलिड फॉर्म में होगा तो एक्वस कंडीशन में आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड से फ्री होते हैं, इसीलिए ये कौन सा होता है, नेगेटिव पोल की तरफ बिहेव करता है। तो ये यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। और ऑन एनोड यानी कैथोड, उस पर कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी, हमें पता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इसके द्वारा अपचयित होते हैं, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे और जाने के बाद इस पात्र के अंदर जाते हैं और यहाँ पर कॉपर सल्फेट के जो आयंस होते हैं वो यहाँ क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को कैच करते हैं, यानी Cu2+ जो एक्वस कंडीशन में होते हैं वो दो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद Cu सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे, अगर हम इसकी कार्यप्रणाली को समझे तो होता क्या है कि इस एनोड पर ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप दो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं। अब जब ये की अभी ऑफ कंडीशन में है, जब यहाँ पर की ऑन कर दी जाती है, की ऑन कर दी जाती है तो उस कंडीशन में सर्किट या परिपथ कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ से निकले हुए जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ से होते हुए इस इलेक्ट्रोड के माध्यम से इस विलयन के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इस विलयन के अंदर आते ही यहाँ पर इस सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन से आयन है, यहाँ पर Cu2+ आयन और SO4 2- आयन, दोनों एक्वस कंडीशन के अंदर यानी जलीय अवस्था के अंदर। तो यही तो हमारे Cu2+ आयन कहाँ काम आ रहा है, इसके अपचयन के अंदर काम आ रहा है। इसके अलावा यहाँ दोनों जो इलेक्ट्रॉन थे वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ लेकर Cus यानी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ समय बाद कॉपर के यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका निक्षेपण, कॉपर जो होता है
जो यहाँ बन रहा था वो उसके ऊपर डिपॉजिट होने लग जाता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं और उसी के अगेंस्ट विपरीत दिशा के अंदर वहां से क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इधर से क्या होती है, विद्युत धारा इस दिशा के अंदर आती है। आई तो हमें कैसा पता चलेगा विद्युत धारा आ रही है, तो हम क्या करते हैं, इस सर्किट की यहाँ पर एक बल्ब लगा देते हैं, एक बल्ब लगा दिया, और अगर ये बल्ब ग्लो करने लग जाता है तो हम कहते हैं इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो जैसे ही अगर हमने देखा कि यहाँ पर इस पर ऑक्सीडेशन और इस पर अपचयन की वजह से क्या हुआ, इसके अंदर विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तो हमने कहा इन केमिकल्स की वजह से, ये भी केमिकल, ये भी केमिकल, ये केमिकल, ये केमिकल, इन सभी केमिकल्स की वजह से विद्युत धारा उत्पन्न हुई, यानी तो हमने कह दिया कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं। तो ये वाले से निकलाते हैं हमारे विद्युत रासायनिक से। अब यहाँ पर इस लवण सेतु का क्या उपयोग होता है, लवण सेतु क्या काम करता है, इसको समझने के लिए हम इसकी कार्यप्रणाली को देखते हैं कि जैसे जैसे अगर ये इस साइड में जाता जाता है, इलेक्ट्रॉन जाते जाते हैं, उस साइड में विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। लेकिन कुछ समय बाद, 2 या 3 मिनट बाद या 4 मिनट बाद होता है, उस स्थिति में यहाँ पर एक बल्ब ग्लो करना बंद कर देता है। बल्ब का चमकना बंद हो गया तो हम ये देखते हैं कि यहाँ बल्ब बंद क्यों हुआ। तो शायद यूं हुआ होगा कि यहाँ से विद्युत धारा इसको नहीं मिल रही होगी, इसकी वजह से बंद हो गया। तो विद्युत धारा नहीं आ रही, इसका मतलब शायद इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे होंगे इस दिशा में, इसी वजह से बंद हुआ होगा। तो अब हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन क्यों जाना बंद हो गए। इलेक्ट्रॉन जाना बंद हो गए, इसका मतलब ये हो सकता है कि यहाँ ऑक्सीकरण बंद हो गया, कि इलेक्ट्रॉन ही उत्पन्न नहीं हो रहे, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन जाना बंद हो गए। तो इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है, हमें ये चेक करना है। तो ऑक्सीकरण नहीं हो रहा तो कैसे चेक करें, तो हम क्या करते हैं कि कभी कभी इस इलेक्ट्रोड को अगर बाहर निकाल के देखें तो कभी देखते हैं कि इस इलेक्ट्रोड को जैसे कि हमने बाहर निकाला तो बाहर निकालने के बाद देखते हैं इसके चारों ओर जो कुछ ना कुछ जमा हुआ है, डिपॉजिट हो रखा है। तो हम क्या करते हैं, उसको वापस साफ करके और साफ करके इलेक्ट्रोड को वापस लगा देते हैं और देखते हैं तो वापस उसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण स्टार्ट हो गया। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद फिर बंद हो जाता है। तो ये कंडीशन बार बार आती रहती है। तो हम क्या करते हैं, इसको वापस बार बार निकाल के क्या करते हैं, इसको साफ करके फिर वापस लगो। एक्चुअल में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्यों बंद हुआ, क्योंकि यहाँ क्या होता है, इसके चारों ओर ये जो Zn2+ आयन होते हैं वो इसके अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो वो Zn2+ आयन इसके चारों ओर क्या हो जाते हैं, जमने लग जाते हैं। इसके चारों ओर Zn2+ आयन क्यों जमते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर कौन सा आयन है, Zn2+ आयन और सल्फेट आयन। तो सॉल्यूशन के अंदर भी Zn2+ आयन है और यहाँ से भी Zn2+ आयन जा रहे हैं। तो इन दोनों में से Zn2+ आयन की कंसेंट्रेशन, सांद्रता बढ़ जाती है। तो बढ़ जाती है तो इस सांद्रता को स्टॉप रोकने के लिए क्या करते हैं, Zn2+ आयन सारे इसके चारों ओर चिपक जाते हैं। क्योंकि यहाँ से आ रहा हूँ कह दिया जाता है रुक जाओ, और यहाँ पर इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गई। अब कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गई है और अगर वो भेजते जाओगे तो हमारे यहाँ के अंदर सारे Zn2+ आयन जाएंगे, सल्फेट की कंसेंट्रेशन बहुत कम हो जाएगी। तो यहाँ पर ये असंतुलित हो जाएगा विलयन। तो उस समय वो सारे यहाँ चिपक जाते हैं, वो चिपक जाते हैं और इलेक्ट्रोड का इस विलयन के साथ संपर्क तोड़ देते हैं। क्योंकि जब तक इसके कांटेक्ट में इलेक्ट्रोड रहेगा तब तक तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते रहेंगे, इसका ऑक्सीकरण होता रहेगा। तो ये क्या करते हैं, संपर्क तोड़ देते हैं। और हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रोड को बाहर निकाला, इस पर जितने सारे Zn2+ आए थे उसको हटाकर वापस लगा दिया, तो फिर वापस इसके कांटेक्ट में आ गया, फिर ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो गया। तो अब ये कंडीशन बार बार आती रहती है। तो हमारे पास भी इतना टाइम नहीं है कि इसको बार बार निकाल कर इसको साफ करके वापस लगाए 2-2 मिनट के अंदर। तो हमने एक नया सोल्यूशन निकाला कि इनके अंदर क्या लगा दिया, सोल्ट ब्रिज लगा दिया, लवण सेतु लगा दिया। नाम से पता चल रहा है लवण सेतु, एक ऐसा सेतु या ब्रिज है जिसके अंदर लवण भरा हुआ है। लवण कौन सा है, हम KCl का यूज ले सकते हैं। KCl प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर बनने वाला लवण है। तो हम ये लवण लेंगे तो वो सबसे बेटर माना। तो बेटर क्यों होता है देखना। अब लवण सेतु का काम क्या है, लवण सेतु जो है वो क्या करता है देखना, इसके अंदर Zn2+ आयन क्या हो रहे थे, ज्यादा आ रहे थे। तो ये लवण सेतु क्या करेगा, K+ और Cl- आयन होता है तो C- आयन को क्या कर देता है, इसके अंदर भेज देता है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये रुई का प्लग लगा हुआ होता है, जिसके माध्यम से ये लवण सेतु में जो लवण है वो इसके अंदर नहीं आता। यहाँ होता है रुई का प्लग, हम कॉटन प्लग कह सकते हैं। तो वो लगा देता है। तो उस कंडीशन में धीरे धीरे यहाँ से क्या होगा, Cl- आयन इसके अंदर आएगा। तो यहाँ से जो Cl- होता है तो Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर यानी कि 2Cl- यहाँ से और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ZnCl2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी क्या होती है, Zn2+ आयन की कंसेंट्रेशन क्या होती है, वो चेंज नहीं होती है, वो ऐसे की ऐसी रहती होती है। तो यहाँ पे ये सेल के ऊपर डिपॉजिट नहीं होंगे, डिपॉजिट नहीं होंगे तो सेल कंटिन्यू काम करेगा। और उसी प्रकार से
इधर भी यहाँ पर भी इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही थी क्योंकि Cu2 प्लस आयन तो यहाँ डिपोजिट होने लग गए थे, तो इसके अंदर कौन सा आयन रखे फिर सल्फेट आयन। तो उस कंडीशन में क्या होगा, K प्लस आयन इस डायरेक्शन में आते हैं तो K प्लस और SO4 2 माइनस आयन किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, K2SO4 के अंदर, K2SO4 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वाली स्थिति इसके अंदर, तो इसमें ना तो सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है ना इसमें Zn2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन, इसी वजह से सेल कंटिन्यू चलता रहता है। तो लवण से तो क्या करता है, इन दोनों के अंदर आयनों की सांद्रता को संतुलित करने का काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये लवण सेतु का काम क्या हुआ, पहला काम तो ये है कि ये दोनों की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है, पूरे सेल की विद्युत उदासीनता। उदासीनता का मतलब क्या हुआ, किधर भी ना तो पॉजिटिव आयन की संख्या को बढ़ने देगा ना ही नेगेटिव आयनों की संख्या को बढ़ने देगा। तो हम कह सकते हैं ये लवण सेतु क्या करता है, विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। को बनाए रखता है, तो ये इसका मुख्य काम हुआ, लवण सेतु विद्युत उदासीनता को बनाए रखेगा। तो इसी वजह से सेल कंटिन्यू काम करता रहता है। तो ये इसकी कुछ कार्यप्रणाली होती है। अगर इसकी हम नेट रिएक्शन देखें तो नेट रिएक्शन क्या होगी, संपूर्ण अभिक्रिया इस सेल के अंदर जो होती है वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट, बचा क्या Zn जो सॉलिड स्टेट के अंदर है। उसके बाद Cu2 प्लस जो है वो यहाँ पर एक्वस कंडीशन में है, यहाँ से क्या बनता है Zn2 प्लस जो कि एक्वस कंडीशन में है, और यहाँ Cu जो कि सॉलिड कंडीशन में है। ये ध्यान में रखना कि यहाँ पर इनकी स्टेट, फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्थाएं ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ सॉलिड, एक्वस, एक्वस और सॉलिड, ये भौतिक अवस्थाएं याद होनी चाहिए, तो इसको ध्यान में रखना, क्योंकि ये जब हम सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमारी ये ज्यादा काम करता है। अगर नेचुरल इक्वेशन पढ़ेंगे तो हमारी ये ज्यादा काम है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हुआ, वोल्ट मीटर यानी कि जो विद्युत अपघटनी सेल है उसके दूसरा वाला सेल विद्युत रासायनिक सेल, उसकी कार्यप्रणाली कुछ इस प्रकार से होती है। तो ये हमने इस विद्युत रासायनिक सेल के बारे में हमने ये पढ़ा। आगे वाले हम क्लास के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि इस पर इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, सेल विभव क्या होता है। ये सेल विभव 1.1 वोल्ट आया तो वो कहाँ से आया, हम सेल विभव को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सेल का ईएमएफ क्या होता है, वो सारी चर्चा हम आगे वाले वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।